हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं जीओसी का अगला टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज हम समझेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे समझना है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो देखिए, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है ना। कौन सा इफेक्ट है, ये भी आपका दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है, ये भी एक कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कैसे आता है, किसमें आता है। ठीक है, तो देखिए जनरली जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो पाया जाता है एल्कीन में, एल्कीन्स में पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है, कार्बोकेटायंस में पाया जाता है ना। और किसमें पाया जाता है, फ्री रेडिकल्स। इनमें जो है क्या पाया जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, मान लें कोई कार्बन सी एच डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है। ठीक है, और इससे जो है एक कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। तो ये तो डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका कोई फंक्शन ग्रुप, एल्कीन फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव करता है। इससे जुड़ा ये कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है, ये आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये सिग्मा बॉन्ड यानी ये सिग्मा आर्बिटल, यहाँ पे कौन सा आर्बिटल होगा, सिग्मा आर्बिटल, है ना। और इधर देखिए क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये पाई आर्बिटल होगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है ना। तो इसमें क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये आपका जो है इससे इसके कॉन्जुगेट यानी इससे ओवरलैप करेगा, यानी ये इससे क्या करेगा, ओवरलैप, यानी इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसके कारण ये यहाँ पे हो जाता है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कार्बन जो है इसमें क्या होगा, ये और ये हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर आएगा, है ना, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, CH, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और देखिए ये आपके दो जो है आपके हाइड्रोजन है वो ऐसे लगे रहेंगे, यानी ये और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखिए, ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में गया, एडजेसेंट, यानी उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो किया, और इस पाई बॉन्ड को पोलराइज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कि इसका ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस बहुत ही कम होगा, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस बहुत कम होगा, तो यहां से H+ निकलेगा नहीं। तो बिना H+ निकले ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस में जाता है ना। तो इस और पाई बॉन्ड को क्या करता है, पोलराइज करता है। अब देखिए यहाँ पे जो कि ये आप कार्बन है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है ना। तो सिग्मा बॉन्ड से जब जुड़ा हुआ एक सिंगल बॉन्ड से, तो क्या होगा, हमेशा कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन के बीच क्या होता रहेगा, रोटेशन। तो कुछ मान लीजिए बहुत कम समय के लिए ये इस कंडीशन में आया, इसके और इसका एक ही प्लेन में आ गए, है ना, तब रेजोनेंस हो गया। मतलब ये सिग्मा ऑर्बिटल, ये और ये यानी पाई ऑर्बिटल से जब प्लेन में होंगे तभी रेजोनेंस होगा। अब क्या होगा, जब ये अभी एक इसने शो किया,
अब अगर ये रोटेट करके फिर यहाँ चला गया ये वाला हाइड्रोजन, तो फिर जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये इसको पोलराइज करेगा इसके साथ रेजोनेंस, इसी तरह ये फिर आगे फिर रोटेट करेगा तो फिर इसी डायमेंशन में आएगा, तो फिर ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उतने वो हाइपर कॉन्जुगेशन तो मतलब उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, यानी वो तीनों, ये भी बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये भी और ये भी, क्योंकि ये क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब देखिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिफाइन करते हैं, यानी यहाँ पे ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, यानी जो सिग्मा बॉन्ड है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, इसकी जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड के साथ जो रेजोनेंस करने की एबिलिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसे, the ability of alpha carbon hydrogen sigma bond, the ability of alpha carbon hydrogen sigma bond of an alkene to undergo resonance with adjacent pi electrons is called as hyper conjugation। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की एबिलिटी होता है किसी एल्कीन का, किसके साथ, एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कम समय के लिए इसका जो रेजोनेंस ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस, ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना, इसीलिए यहाँ से H+ निकलता नहीं है ना। तो ये आपका जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रेजोनेंस में गया, लेकिन H+ यहाँ पे बना रहेगा, है ना, तो ये निकलेगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ने पोलराइज कर दिया जो है एडजेसेंट पाई बॉन्ड को। तो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पोलराइजेशन ऑफ पाई bond due to adjacent alpha carbon hydrogen sigma bond without actual release of proton H+ is called as हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड को पोलराइज करता है बिना हाइड्रोजन के निकले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस बहुत कम होगा, है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। तो इसका जो ऑर्डर of resonance is very low, so it is also called as no bond resonance। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है, ये कौन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसको और क्या कहते हैं, इसको हम और भी कहते हैं नाम से बेकर-नाथन इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ पे ले लें प्रोपीन, है ना, ये आपका है प्रोपीन। ठीक है, जिसके पे कितने हैं, 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के पास ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा, है ना।
तो इसके पास एक कार्बन हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसके पास 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये भी एक बार कॉन्जुगेशन में इस पाई बॉन्ड के जाएगा, ये भी एक बार इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये भी एक बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम यहाँ पे देखें, ये वाला पाई बॉन्ड अगर सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड इधर आए, है ना, मतलब इसके साथ रेजोनेंस हो करे और ये इधर आए, ठीक है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव, और ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पे C है ना, ये H तो ऐसे लगा रहेगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और यहाँ पे CH और ये CH2 और ये माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये इधर आया पर ये H प्लस निकलेगा नहीं, यहीं पे क्या होगा, इस H प्लस यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस बांड के यानी ये बांड रेजोनेंस में गया इस पाई बांड के, और इस पाई बांड को क्या किया, पोलराइज कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह देखिए क्या होगा, ये तो आपका इसके कारण हो गया, इसके कारण रेजोनेंस हो किया। अब देखिए ये वाला बांड, ये वाला बांड इधर जाएगा, ये वाला बांड इधर जाएगा, H प्लस आएगा और ये पाई बांड इधर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे H यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, तो ये H प्लस हो गया। और ये C, अब जब ये पार्टिसिपेट कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में तो ये दो नहीं करेंगे, इसका मतलब ये दो ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, बचे होंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या किया, इस एक बार इसके कारण किया, एक बार इसके कारण किया, है ना। अब इसी तरह क्या होगा, एक बार जो है इसके कारण करेगा इस वाले हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा माइनस, है ना। तो अब ये जो है ऊपर ये और ये वाले हाइड्रोजन ऐसे बने रहेंगे और यहाँ पे आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और H प्लस ये बचेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया CH2 और ये माइनस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देंगे 1 2 और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन गए, और टोटल नंबर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखिए 1 2 3 और 4, तो इस तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 4, है ना। तो ये जो है ये आपका प्रोपीन कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 1 2 और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। तो ये आपका था प्रोपीन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एल्कीन के पास जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उतने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उतने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और उससे एक अधिक क्या शो करेगा, उतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। तो ये तो रहा प्रोटीन के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, है ना। अब देखिए ये प्रोटीन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, यानी एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन है कम से कम यहाँ पे एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है तो ही वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, अगर नहीं है तो वो फिर नहीं शो करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम एल्कीन्स ले लेते हैं, डिफरेंट एल्कीन्स ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एल्कीन है ना, जैसे ये CH3 और ये CH3 है ना, और ये CH3 और ये CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, न इधर न इधर, मतलब हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, और कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको जरूरत है, आगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे हमें मतलब नहीं है, तो अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो होगा वो नहीं शो करेगा, जीरो, है ना, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा। इसी तरह अगर हम ये ले लें C और ये H और ये CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब देखो इधर तो 2 CH3 लगे, एक H, तो इसका मतलब ये एक हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी टोटल इसकी अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हो गए यहाँ पे, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। अब इसी तरह हम यहाँ पे देख लें, अगर ये CH3 H और H और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा ये कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन, CH3 है तो एक नीचे एक ऊपर, यानी दो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो ये कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, 2, और टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 है ना। तो इस तरह अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस मेथिल को भी हटा दें यहाँ से, H और H जोड़ दें, है ना, तो ये CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका ये देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, 3, और टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, और उससे एक अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उसके उतने बनेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा जो है एल्कीन कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। अब इस तरह हम देखेंगे यहाँ पे कार्बोकेटायंस, है ना, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन आपको यहाँ पे देखना है क्या होता है। जैसे ये अगर कार्बन है ना, और यहाँ पे कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन यूं लगे हैं, ठीक है। अब इस पे तो अगर प्लस है तो एक क्या होगा यहाँ पे बैकेंट ऑर्बिटल, यानी कार्बन अगर इस पे प्लस है तो ये आपका बैकेंट ऑर्बिटल होगा, और ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब ये क्या होगा कि क्योंकि ये सिग्मा ऑर्बिटल और ये बैकेंट ऑर्बिटल जो खाली ऑर्बिटल है कार्बन का वो एक ही प्लेन में है, इसका मतलब ये इसके साथ क्या जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, ये वाला, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इस पैकेट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, है ना, और क्या बनेगा, कार्बन यहाँ पे H+ और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और ये 2 हाइड्रोजन इस तरह यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे। तो ये पाई सिग्मा जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बोकेटायन का जो एडजेसेंट, अगर हम इसको अल्फा मान लें तो ये हम यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इधर आएगा, तो ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। तो इस तरह जो है, लेकिन ये अब इस तरह देखिए ये और ये एक प्लेन में है, रेजोनेंस हो रहा है। अब ये कार्बन रोटेट करेगा तो ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये और ये प्लेन में हो जाएंगे, ये रेजोनेंस करेगा। ये वाला अगर रोटेट करके यहाँ आ जाए, है ना, तो यहाँ ये वाला रोटेट करके यहाँ आएगा तो ये और ये प्लेन में। तो इस तरह कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन पे जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको भी यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे, H और H और ये CH2 और क्या प्लस, है ना। तो ये हो गया कार्बोकेटायन, इसका नाम क्या है, एथिल कार्बोकेटायन, एथिल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर को आएगा और इधर को आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे H, ये तो ये दो अभी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये और यहाँ पे H+ क्या होगा, क्यों लगा रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या हुआ, इसने जब शो किया तो इन दोनों ने नहीं शो किया, अब ये शो करेगा तो ये दोनों नहीं शो करेंगे, तो अब ये शो कर रहा है, यानी इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये कार्ब जो ऊपर और नीचे वाला है ये वाला दो नहीं शो करेंगे, और ये डबल बॉन्ड और ये CH2, तो ये दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस तरह ये आपका पहला था, ये आपका क्या है दूसरा। इसी तरह आपका क्या होगा, अब जब ये और ये शो कर चुके हैं, अब ये दोनों नहीं शो करेंगे, ये वाला शो करेगा, इसका मतलब H+ यहाँ आएगा, तो H+ यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और कार्बन ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से लगे होंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेट, तो पहला स्ट्रक्चर और ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस यानी किसी कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन पे जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जो है सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उतने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें, कार्बोकेटायन में। तो इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल्स, ठीक है,
कार्बन फ्री रेडिकल्स में होगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल्स में होगा, जैसे कार्बोकेटायन में होता है बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। कैसे, देखिए थोड़ा सा अंतर होगा। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, आपके पास जो है एक कोई यहाँ पे ये कार्बन, मान लीजिए एथिल, यहाँ कार्बोकेटायन लिया था, हम यहाँ पे एथिल जो है फ्री रेडिकल ले लें, एक इलेक्ट्रॉन हो तो फ्री रेडिकल CH और ये H और ये H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये भी सिग्मा का, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी CH2 पे, अब हम रेजोनेंस में केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन इस H पे बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा आपका HC और H पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और ये H, ठीक है। तो अब ये वाला हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टी, यानी सिग्मा बॉन्ड जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, अब ये वाला करेगा, है ना। कौन सा करेगा, ये वाला। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा H रेडिकल और C, और ये दोनों ऐसे बचे रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पहला ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, दूसरा, और इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, तीसरा। अब ये और ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इसको पार्टिसिपेट करना है, तो ये और ये ऐसे क्या हो जाएंगे, बचे रहेंगे, और H इलेक्ट्रॉन इस पे, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरह जो है ये क्या शो करेगा, फ्री रेडिकल, यानी जैसे कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पे जितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो उतने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, और फ्री रेडिकल में भी एडजेसेंट कार्बन यानी अल्फा मान लें इसको, तो ये अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना। और टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्कीन कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, कार्बोकेटायन कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, और फ्री रेडिकल कैसे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ठीक है। तो देखिए अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद यानी कौन कौन से जो है कंपाउंड या कौन से स्पीशीज हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसके एप्लीकेशन, है ना। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन, है ना। तो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन अब यहाँ पे, अब आपको पता है कि जो कार्बोकेटायन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, और एल्कीन्स होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले एल्कीन से शुरू करते हैं। जो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आपका एल्कीन है या कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करता है वो उतना जो है स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कई सारे बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसका मतलब जिसमें कोई भी एल्कीन जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, यानी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर conjugation, greater number of hyperconjugation of an alkene, greater will be its stability, ठीक है। समझ में आ गया, यानी जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा किसी भी, यानी जितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कीन ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, यानी इसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कई सारे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, यहाँ पे लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो हम इसको ले लिए हम A, है ना, एल्कीन A, है ना। इसी तरह हमने ले लिया B, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे B आपका CH3 और CH3, है ना, डबल बॉन्ड CH3 और ये H, है ना। तो ये B नंबर एल्कीन हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे ले लें C नंबर, तो CH3 और CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपका हो गया C नंबर, है ना।
इसी तरह आपका हम यहाँ पे ले सकते हैं डी नंबर, यहाँ पे ले लें हम CH3 H डबल बॉन्ड CH3 और ये आपका ये डी हो गया है ना। और इसी तरह हम यहाँ पे ई नंबर ले लें, ठीक है, डी नंबर, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। अब ई में देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको हम देखिए ये सिस है, हम इसको ट्रांस बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको बना दें हम ट्रांस, ठीक है, ये आपका हो गया है ना। और ये आपका ट्रांस हो गया। अब इसी तरह हम ले लें यहाँ पे आपका ई और एफ, हम यहाँ पे ले लें एफ नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम CH3 और ये H डबल बॉन्ड CH2, है ना। और इसी तरह एफ, इसके बाद हम जी ले लें, है ना। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इतने सारे हमने एल्कीन्स ले लिए जो है। अब हम इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, ठीक है। तो यानी आपको हमने बताया जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा किसी भी एल्कीन की, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब एल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए क्या देखना होता है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, देख रहे हैं ना दोनों कार्बन। अब इस कार्बन से लगा, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। तो इसमें कितने हाइड्रोजन, 3। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा, तो ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा, तो ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, इससे भी जुड़ा ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा, अल्फा। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3। और इस ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे भी जुड़ा कार्बन ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा। इसका मतलब अब यहाँ पे जो है आपका ये वाला है ना, ये वाला कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, यानी ये शो करेगा 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये शो करेगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे यानी 12 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें देख लेते हैं, ये अल्फा, ये अल्फा 3 और 3 6, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये CH3, ये आपका 3 अल्फा इधर, तो 3, 3, 6 और 3 9, यानी 3, 3, 3, 3, 3, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ये। अब देखिए ये वाला कार्बन आप मत कंसीडर करिएगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, हमें केवल लेना होता है अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन 3, 3, 6 और 3, 9, ये वाला आपको काउंट नहीं करना क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो 3, 3, 6 और 3, 9, यानी कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे तो कोई कार्बन लगा ही नहीं है, इस कार्बन पे कोई कार्बन नहीं, इधर अल्फा कार्बन नहीं है, इधर कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 3, तो ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका अल्फा कार्बन, इसका मतलब 3 और 3 6, यानी ये आपका 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। अब हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन उससे जुड़ा, उसको लेना नहीं, इस हाइड्रोजन को नहीं लेना, ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन अल्फा, तो इसके 3 और 3 कितने हो गए, 3 और 3 6, तो ये भी कितना शो किया, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 6 हाइपर कॉन्जुगेट, ये भी 6 शो किया, ये भी 6 शो किया, तब तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो अभी चलिए इसको भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ ये अल्फा कार्बन, इसको लेना नहीं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जुड़ा एक अल्फा कार्बन, तो ये भी 3 और 3 यानी 6, यानी ये भी कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। और ये देखिए इस पे तो कोई कार्बन है नहीं, इसका मतलब इधर नहीं शो करेगा, इधर एक हाइड्रोजन, इसको देखना नहीं है ना। और ये कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, तो अल्फा यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा 3, है ना। और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं करेगा, 0 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखना तो इसका मतलब ए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी, है ना। अब सी, डी और ई में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन एंड 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब ये देखिए थोड़ा दिक्कत कर गया कि अब यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा।
वैसे ये और ये देखिए, इसमें दो, इधर भी CH3 इधर भी CH3, इसमें भी दो CH3, तो हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं, तो ये है आपका सिस और ये है आपका ट्रांस, है ना। अब देखिए हमेशा जो आपका क्या कहते हैं सिस होता है, तो उसमें दो बल्कि ग्रुप, ये CH3 और ये CH3 सेम साइड में है ना। दो बल्कि ग्रुप कहाँ है, सेम साइड, तो इसके बीच क्या होगा, इसके बीच होगा रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन के वजह से एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा, और स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, कम, है ना। तो ये आपका सिस है ना, कैसा है, सिस। तो सिस में क्या होता है, दो सेम ग्रुप यानी दो भारी ग्रुप यहाँ पे सेम साइड में है, इनके बीच रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। जबकि यहाँ पे ट्रांस में देखिए दो भारी ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड में, है ना। तो इनमें रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। एनर्जी क्या होगी, कम, एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना। और यहाँ पे क्या था, रिपल्शन की वजह से एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो इनमें तो आपको पता चल गया कि ये वाला जो ट्रांस है ना, जो ट्रांस है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस से, है ना। अब बारी है इनको कंपेयर करने की, इनमें और इनमें की कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, इसका भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखें, इसका भी रेजोनेंस यानी इसका भी हाइपर कॉन्जुगेशन और इसका भी हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो चलिए हम इसका सी वाले का पहले हाइपर कॉन्जुगेशन बना लेते हैं, CH2 CH3 और यहाँ पे CH2, है ना। और ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए ये आपका बनेगा CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये CH2 और यहाँ निगेटिव चार्ज और ये CH3 और ये H+ यहाँ से लगा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है सी नंबर ने ये इसने जो है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो किया, है ना। अब इसी तरह हम यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी देख लें यहाँ पे, तो इसका देखते हैं यहाँ पे कैसे बनता है, CH2H और ये CH3 डबल बॉन्ड C, है ना, और ये CH3 और ये H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आएगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड, और ये इधर आएगा, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा देखिए CH2 और ये डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, C पे निगेटिव, एक H लगा है और एक क्या लगा है, CH3 लगा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों, ये आपका कौन सा नंबर है, ये वाला आपका C नंबर है ना, और ये वाला आपका D नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसका और इसका भी ऐसे इसका भी बनेगा है, बस अंतर थोड़ा सा ज्योमेट्री का हो जाएगा, अपोजिट साइड में हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें हम देखें, ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, ये वाला, है ना। तो इसमें देखिए आप ये देखेंगे कि इसमें जो है ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, कितने डिग्री कार्बन आयन है, यानी निगेटिव चार्ज 1 डिग्री, और जबकि ये वाला जो है इसमें डी से जो बना हुआ है ये कितनी है आपका, ये आपका है 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। कितने डिग्री कार्बन आयन है, 2 डिग्री। अब आप बताइए 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता, सॉरी 2 डिग्री लेस स्टेबल होता है और 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो ये 1 इसमें क्या हुआ, जो कार्बन आयन बना वो स्टेबल है और इसका कार्बन आयन क्या है, लेस स्टेबल है ना, और इसका कार्बन आयन क्या है, मोर स्टेबल, है ना, और इसका कार्बन आयन कैसा है, लेस स्टेबल, है ना। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे ये एल्कीन देखें, है ना, इस एल्कीन पे अगर आप ये देखते हो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ये CH3 और इधर, है ना, तो इधर ये आपका जो है एल्कीन यहाँ पे, यानी यहाँ पे कुल मिला के ये कार्बन आयन कैसा है, ज्यादा स्टेबल, और ये कार्बन आयन कैसा है यहाँ पे कम स्टेबल, ठीक है। देखिए ये थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे H होना चाहिए, क्या होना चाहिए, H, और यहाँ यानी H होना चाहिए, यानी D में यहाँ पे क्या है, H है, CH3 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए, अब दोनों में आप कंपेयर यहाँ पे कर लें, यहाँ पे ये एल्कीन और ये एल्कीन, ये एल्कीन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये कैसा एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, कैसे, देखिए यहाँ पे इस कार्बन से केवल एक कार्बन लगा है, इसका डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल इधर एक कार्बन और ये इधर एक कार्बन,
तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो मोर स्टेबल होता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन आयन भी मोर स्टेबल है, इसका एल्कीन भी मोर स्टेबल है, इसका कार्बन आयन भी लेस स्टेबल है, एल्कीन भी लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये आपका जो है कैसा होगा, सी नंबर ज्यादा जो है स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, डी, है ना। अब दोनों ही कितना शो कर रहे हैं, 6 और 6। तो ये जेम जो है डाइमेथिल एल्कीन है, और ये आपका दो अलग अलग। तो ये जो जेमिनल वाला ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप अगर मेथिल ग्रुप लगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो आपको अब ये इसमें यानी 6 6 और 6, अब इनमें इनमें और इनमें, है ना, इनमें इनमें और इनमें सबसे ज्यादा ये सी स्टेबल हो गया। अब ये है आपका सिस और ये है ट्रांस, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर आपका सिस स्टेबल हुआ, है ना। तो इसका मतलब अब आप अरेंज बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा यहाँ बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल ए नंबर जो 12 शो किया, है ना। तो इसका डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी आर्डर, है ना। कौन सा आर्डर लिखते हैं यहाँ पे, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे ज्यादा कौन होगा, ए, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और उसके बाद ये 12, फिर ये 9, तो इसका मतलब आपका होगा बी ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका सी डी और ई, अब इससे पता चला, यहाँ पे हमने आपको ये बता दिया कि इसका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन 1 डिग्री कार्बन कैटायन मोर स्टेबल, सॉरी कार्बन आयन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड मोर स्टेबल कार्बन आयन, ये इसके कारण ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब कौन होगा, सी, है ना। अब इन दोनों में देखना है सिस और ट्रांस, सिस में ज्यादा रिपल्शन होता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, और ट्रांस में अपोजिट साइड में ग्रुप, यहाँ पर दो भारी ग्रुप में रिपल्शन नहीं होगा तो एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ट्रांस सबसे ज्यादा, इसका मतलब सी के बाद आ जाएगा ई, है ना, सी के बाद आ जाएगा ई। अब ई के बाद आपका आएगा कौन सा, ये वाला सिस, यानी आपका होगा डी। अब देखिए ये तो 6 वाले खत्म हो चुके हैं। अब इसमें ये 3 शो कर रहा है, तो 3 शो कर रहा है, इसका मतलब 6 से कम स्टेबल होगा, तो ये आपका हो गया एफ, है ना। और ये तो शो ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए आप क्या कर सकते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोई भी एल्कीन जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल, लेस स्टेबल, या फिर जो है मोर स्टेबल होगा, है ना। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे देख लें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी क्या होगी, तो स्टेबिलिटी के लिए देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ भी हुआ कि कोई भी कार्बोकेटायन जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ भी एडजेसेंट कार्बन पे जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उतने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा CH3 और ये CH3 और ये CH3, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये 3 डिग्री है। कितने डिग्री का है ये, 3 डिग्री, है ना। अब ऐसे हम यहाँ पे देख ले CH3 और ये H, ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, है ना। और इधर देखिए अगर हम H ले लें और ये CH3 और यहाँ पे H, अब ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, है ना। और अगर हम तीनों H ले लें ऐसे, है ना, तो ये हो गया मेथिल कार्बोकेटायन। ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया, मेथिल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब देखो इसके एडजेसेंट कार्बन है यहाँ पे कितने, इसके एडजेसेंट कार्बन है यहाँ पे, कार्बन पे 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इधर इधर 3 और इधर 3, तो ये शो करेगा कितने, ये शो करेगा 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, कितने शो करेगा, 9। और ये हाइड्रोजन शो नहीं करेगा, जो पॉजिटिव कार्बन से लगा वो नहीं शो करेगा, उसके पड़ोस वाला एडजेसेंट यानी आपका जो होगा वही शो करेगा। तो 3 इधर है और 3 इधर, मतलब 3 और 3 कितने, 6, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, है ना, ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर,
और ये दो अब हाइड्रोजन हो गए, केवल ये कार्बन लगा, इसे 3 हाइड्रोजन, तो ये केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसकी ऑर्डर देखें तो जो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मेथिल, है ना, मेथिल कार्बोकेटायन, ये क्या होगा सबसे ज्यादा, मतलब लेस, मेथिल सबसे कम होगा, ये वाला 3 डिग्री 9 शो किया, 2 डिग्री 6 शो किया, 1 डिग्री 3 शो किया, और ये, तो इसका मतलब ये आपका टर्सरी ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, एथिल और मेथिल। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बोकेटायन। ऐसे हम और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल एक और अरेंज कर लें। जैसे हमारे पास ये है CH3, है ना, एक ही कार्बोकेटायन है ना, इसको हमने ए नंबर लिया, है ना, ऐसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 C CH3 होल ट्वाइस, ये आपका नंबर हो गया कौन सा, ये आपका हो गया यहाँ पे जो है बी नंबर, है ना। अब ऐसे हम ले लेते हैं सी नंबर, CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, और ऐसे हम और कोई ले लें, सी नंबर हो गया, और ऐसे हम नंबर ले लें डी नंबर। तो डी नंबर देखते हैं यहाँ पे CH3 CH2 C, और यहाँ पे H प्लस, और ये आपका हो गया CH2 CH3। ठीक है, तो अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इसकी हमें यहाँ पे क्या देखना है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे आपको देखना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे देखिए कैसे आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे क्या लगा CH3, है ना, तो ये आपका CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक CH3 दो CH3 इधर, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे ओपन कर दें C प्लस, और कितने CH3 लगे हैं, 3 CH3 यहाँ पे लगे हैं ए नंबर में, है ना, ए नंबर में, तो इसका मतलब ये कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। इसको हम देख लेते हैं, बी नंबर CH3 CH2 और ये C, और इस पे है प्लस, और इधर CH3 CH3। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, बी नंबर, है ना, तो देखो इधर एडजेसेंट 3 और इधर एडजेसेंट 3 का कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इधर ये आपका, इसको लेंगे एडजेसेंट, इसको हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेना है, केवल इसको लेना अल्फा को, है ना, या मान लें अल्फा, तो ये अल्फा को लेना, बीटा को आगे वाले किसी को, कितने भी कार्बन हो उसको हमें नहीं लेना है। तो 2 3 5 और 3 कितने, 3 3 6 और 2 8, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये 8 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें सी नंबर, तो सी नंबर में तो आपको ऐसे पता चल रहा है कि ये आपका सी नंबर है, CH3 और CH2 और ये CH2 और ये प्लस। ठीक है, तो ये एडजेसेंट है, ये शो करेगा, ये वाला शो नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं, दो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे कितना केवल शो करेगा, ये केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं डी नंबर में, अब ये ऐसे दिख रहा है कि इधर 2 हाइड्रोजन है, इसको लेना नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे, ये बीटा हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा, तो 2 और 2 4, इसको लेना नहीं है, तो इसका मतलब ये कितने शो करेगा, ये टोटल शो करेगा 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, है ना, ये शो करेगा 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोग सोच के बताएं क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, ए बी सी और डी में, तो सबसे ज्यादा ये शो किया हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर ये और सबसे कम ये, तो सबसे कम लेस स्टेबल ये होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए सबसे ज्यादा होगा 9 शो किया, फिर बी होगा 8 शो किया, फिर आपका कौन सा होगा जो है आपका डी ने कितना शो किया 4, है ना, तो डी हो गया आपका ये, है ना, और फिर आपका कौन सा हो गया, ये डी हो गया, और सबसे आपका कम कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपने एक्सप्लेन किया, वैसे बिल्कुल ही एक्सप्लेन करना होगा किसको, कार्बन फ्री रेडिकल। तो जैसे हम यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स, है ना, कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी देखना है। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या है,
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अगर हम यहीं पे इसको कार्बोकेटायन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करें, या चलो अलग इधर देख लेते हैं, CH3 CH3, है ना, और ये CH3। अब इस पे कितने हैं यहाँ पे, 3 3 6 और 3 9, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, 9, है ना, CH3 CH3 और ये H। अब ये कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। ये शो नहीं करेगा, 3 इधर 3 इधर, है ना, CH3 और CH2। अब इधर 3 है, ये हाइड्रोजन शो नहीं करेगा, तो कितने केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, है ना। तो इस तरह जो है ये आपका, अगर CH3 रेडिकल ले लें तो ये इसको आपका हो गया, है ना। तो ये आपका 3 डिग्री है, कौन सा ये आपका है 3 डिग्री, और ये आपका 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये है मेथिल, है ना। तो अब देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा कौन होगा, 9 ये सो गया, 6 ये सो गया, 3 ये, और ये सो ही नहीं किया रेजोनेंस, है ना। तो इसका मतलब यानी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं किया, तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री स्टेबल होगा, उसके बाद 1 डिग्री स्टेबल होगा, उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, मेथिल, यानी ये वाला CH3, ठीक है। तो इस तरह जो है आप कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम हाइपर कॉन्जुगेशन का अगला एप्लीकेशन लेते हैं। देखिए हम यहाँ इससे क्या कर सकते हैं, अगर किसी बेंजीन से जो है, किसी बेंजीन से, यानी आपका बेंजीन है कोई, इससे CH3 जुड़ा लगा हो, क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, है ना। तो बेंजीन से अगर CH3 जुड़ा है तो ये आपका टॉलुइन हो गया, क्या हो गया, टॉलुइन, है ना। तो टॉलुइन में भी देखिए, अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे कार्बन लगा है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। इसका मतलब टॉलुइन में डबल बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन लगा है, तो अल्फा कार्बन, इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। तो टॉलुइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो इससे क्या होता है कि जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होने से, देखिए हम यहाँ पे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बना के देख लेते हैं, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। ये आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है यहाँ पे है, अब ये सिग्मा जो बॉन्ड है ये इधर आएगा, है ना, मतलब ये आपका सिग्मा बॉन्ड इधर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, आएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका, तो अगर इसका हम रेजोनेंस बना रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहाँ H प्लस, ये ऐसे बचा रह जाएगा, और ये H और ये H, है ना, और ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड इस निगेटिव पे क्या है, रेजोनेंस में है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड CH आपका प्लस, है ना, ये H ऐसे होगा, ये भी बारी बारी से शो करेगा, लेकिन अब हम यहाँ पे एक दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो अब इसका जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो आपका ये है ना, यानी कार्बन, और ये H प्लस ऐसे लगा होगा, और ये 2 हाइड्रोजन तो ऐसे लगेगी, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसकी इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये आर्थो पोजीशन है, ग्रुप के बगल में लगा हुआ कार्बन क्या होता है, आर्थो पोजीशन, और ग्रुप के नीचे ये पैरा, और बीच में ये मेटा, है ना। तो आर्थो पे आया आपका क्या, यानी ये आपका आर्थो, ये आर्थो, और ये पैरा, और ये मेटा, और ये मेटा, ठीक है। तो आप ओवरऑल पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, आर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, आर्थो पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से जो मेथिल ग्रुप है, ये वाला मेथिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कहां पे इंक्रीज कर रहा है, increases electron density at ortho and para positions, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से बढ़ा रहा है ना, किसके द्वारा, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे बढ़ रहा है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, यानी बेंजीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी E प्लस कोई मान लेते हैं, तो E प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन कमी वाला है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग,
तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ करेगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे या तो आर्थो, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जो है आर्थो पैरा पे ही अटैक, आर्थो पे अटैक कर सकता है या तो पैरा। अब ये किसके कारण, इस मेथिल ग्रुप के कारण, है ना। तो ये मेथिल ग्रुप शो किया है ना, मेथिल ग्रुप कैसा है, मेथिल ग्रुप जो है वो है मेथिल ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, है ना, किसके कारण, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये जो है आपका मेथिल ग्रुप के हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये मेथिल ग्रुप जो है कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जो है कि टॉलुइन में अगर यहाँ पे मेथिल ग्रुप जो लगा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।